आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाह। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। नजर आ रहा है रेहान? जी सर। रेहान, कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रहा है बेटा आपको? जी सर, आ रहा है। ओके, मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है? ओके बेटा जी, yesterday we were discussing the transfer wave and longitudinal wave. I hope it was clear. यस Was सर, it fine? समझ आ गया था आपको बेटा? कोई इशू तो नहीं है उसमें? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आपकी साउंड थोड़ी लैग कर रही है। एम आई क्लियर? नहीं सर, मेरा तरफ से थोड़ा सा वो नेट का इशू है। ओके, तो आई कैन होप यू कैन हियर मी क्लियर। बेटा जी, सर, आई कैन हियर यू क्लियरली। ओके दैट्स फाइन। बिस्मिल्लाह कहते हैं, बिस्मिल्लाह। बेटा जी, वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम के ट्रांसफर वेव होती हैं, दो तरह की मैकेनिकल वेव्स होती हैं, एक ट्रांसफर वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अच्छा, दोनों वेव की शेप एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन उनके ग्राफ्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। कौन से ग्राफ? एक ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, किसका? एक ट्रांसफर वेव का या लॉन्गिट्यूडनल वेव का, तो वो ये वाली फॉर्म बनेगी। दूसरा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ग्राफ, तो वो भी दोनों का सेम है। यानी मैं आई एम रिपीटिंग दिस, ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर टोटली डिफरेंट वेव। उनकी शेप ये है जो हमारे पास यूजुअल है ये, लेकिन उनके ग्राफ्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। विच ग्राफ वी आर टॉकिंग अबाउट? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करें और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करें, दे विल बी एग्जैक्टली सेम। और कौन सी शेप में है वैसे? उनके दोनों की शेप ट्रांसफर वेव से नहीं मिलती। इसका मतलब ट्रांसफर वेव इज द डोमिनेटिंग वेव, के ग्राफ भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी की सिमिलर शेप बना रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक वर्ड आया है डिस्प्लेसमेंट, यहां भी और यहां। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? बेटा, प्लेसमेंट कहते हैं पोजीशन, एंड डिस्प्लेस हो जाना चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मीन चेंज इन पोजीशन। तो यहां ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आई होप यू कैन सी। बेटा, आपको ये एक ग्राफ नजर आ रहा है? इस ग्राफ में ना सेंटर में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अच्छा, मुझे बताएं काइनेमैटिक्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, या ओरिजिनल पर ही रहे, मूव ही ना करे, डिस्प्लेस ही ना हो, राइट? तो ना ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब पता क्या था? कंसीडर करें कि हमारे पास ना एक वाटर सरफेस है या एक स्ट्रिंग है, उसमें जब वेव प्रोड्यूस नहीं होती तो वाटर क्या होता है? उसकी सरफेस क्या होगी? स्टिल होगी, यानी कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है, स्ट्रिंग है तो वो सब पार्टिकल कहाँ होंगे? ये स्ट्रिंग, ये वो मैंने पार्टिकल को ये डॉट से रिप्रेजेंट किया, छोटे छोटे डॉट्स हैं हॉरिजॉन्टल पर। लेकिन ना जब हम उसमें डिस्टरबेंस करते हैं तो वेव्स नजर आते, पार्टिकल्स, वेव प्रोड्यूस होती है, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करने से वो हिल रहे होते हैं कॉन्स्टेंट। तो हमने ना उसकी एक पिक्चर खींच ली, पिक्चर को कहते हैं ग्राफिक्स। ग्राफ इसी से निकला है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये बता रहा है कि उस पिक्चर के, उस वेव का एक पिक्चर, एक सिचुएशन ये है। अच्छा, अब इस सिचुएशन को अगर आप देखें ना, तो ये पार्टिकल पहले भी इधर था, जो यहाँ डॉट है वो बाद में भी, लेकिन ये वाला पार्टिकल जो इधर था, अब इस पिक्चर में वो यहां पर है। शुरू में वो यहां था,
लेकिन अब वेव में ये है वेव जो प्रोड्यूस हो रही है पिक्चर, तो वो पार्टिकल यहां से यहां आ गया है, उसकी पोजीशन में ये जो चेंज आया ना, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा हाउ डू यू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर इन वेव्स? इट इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन का, ये मीन पोजीशन लिखा है मैंने, मीन का मतलब मिडल यानी सेंटर, सेंटर में होता है ना, उसी के ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स। तो ये जो जीरो डिस्प्लेसमेंट है ये मीन पोजीशन है। तो जो पार्टिकल यहां था अब वो यहां, तो उसके ये चेंज आया ना पोजीशन में, ये डॉटेड है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये सारे डॉटेड डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाली पीक है, ऊपर वाला सेमी सर्कल और नीचे वाला सेमी सर्कल, दोनों में ना बिल्कुल जो सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू बाकी सब डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है ना? दैट इज कॉल्ड द amplitude. What do you mean by amplitude? Maximum displacement of a particle from its mean position. ये amplitude is very important. Amplitude को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी सिंबल यू चेंज भी कर लेते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल ए। एस में इसी से ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे, A2 में हम इसको एक्स नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ये पढ़ते हैं। चलें अभी ए पर ही आ जाएंगे। अच्छा, ये ग्राफ हमारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। क्लियर? अच्छा जी, नाउ कमिंग, ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ग्राफ, ये भी उसी वेव फॉर्म में। यहां नाम थोड़ी सी टेक्निकल चीज अब पढ़ने लगे। आई कैन जस्ट एक्सपेक्ट यू टू बी अटेंटिव। या बेटा जी, ये एक ग्राफ है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ साइनोसॉइडल वेव है, यानी वही वेव की फॉर्म में। ये जो साइनोसॉइडल वेव है, ये जो वेव की फॉर्म है, ये सेमी सर्कल्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, एक अपर सेमी सर्कल, लोअर सेमी सर्कल, अपर सेमी सर्कल, लोअर सेमी सर्कल, है ना? अच्छा, अगर आप इस सेमी सर्कल पर डी रख दें, प्रोटेक्टर रख दें, एंगल मेजर करने वाला, तो अगर उस प्रोटेक्टर में यहां जीरो आ रहा है, शो हो रहा है, इधर क्या शो होगा? एंगल शो करता है ना मेजर, तो 180। अच्छा, 0 और 180 के बिल्कुल सेंटर में क्या मेजरमेंट होगी? 90। अच्छा, ये 0, 90, 180 नहीं, बल्कि दरमियान में हर पॉइंट पे कोई ना कोई वो एंगल होगा। तो यानी हर पार्टिकल की जो पोजीशन है, हमने ये पोजीशन देखी थी ना, कोई पार्टिकल इधर है, इधर इधर, तो बेटा सिमिलरली हर पार्टिकल की जो पोजीशन है वहां कोई ना कोई एंगल होगा। तो बेटा हर पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हम एंगल यूज कर सकते हैं। सच द एंगल विच कैन टेल द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड द फेज एंगल। फेज एंगल क्या है? सच एन एंगल विच कैन टेल द पोजीशन, लाइक ये 0, ये 90, 180 है, तो यानी हाफ सर्कल, सेमी सर्कल 180। अच्छा, अनदर हाफ सर्कल 180 और 180 मिलकर 360, पे बीच में क्या होगा? 450, राइट? और हर पॉइंट पे कोई ना कोई एंगल जरूर होगा 180 से आगे। तो बेटा हर पॉइंट की पोजीशन को एक एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस एंगल को वी कॉल एज फेज एंगल। फेज भी कह सकते हैं, सिंपल। अच्छा, मतलब बोलेंगे एंगल लेकिन बता क्या रहे हैं? जैसे आपने कभी नोट किया होगा आर्मी एक्शन की वीडियो गेम्स में या मूवीज में, वो कहता है एनिमी एट 6 o'clock, एनिमी एट 3 o'clock। तो 6 o'clock और 3 o'clock क्या होते हैं बेटा? क्या वो टाइम देखना होता है उसमें? नहीं, 6 o'clock इज बिहाइंड, एनिमी इज बिहाइंड अस। 3 o'clock हमारी राइट साइड पर है, 9 o'clock लेफ्ट है, 12 o'clock सामने। अच्छा, बोलने में तो 6 o'clock रहे, तो वो तो टाइम है, लेकिन बता असल में क्या रहा होता है? डायरेक्शन। इसी तरह बेटा बोलेंगे हम यहाँ एंगल, लेकिन बताएंगे पोजीशन। अच्छा, यहाँ ना एंगल की एक ना थोड़ी सी हमें आदत डालनी है, मैथ वाले स्टूडेंट्स दे आर फेमिलियर। वो ये होता है कि ये एंगल हम डिग्रीज में बताते हैं,
लेकिन ना एंगल की एक और यूनिट भी होती है। तो हम जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं दे हैव टू गेट फेमिलियर कि वो A2 में जाकर पढ़ेंगे रेडियन पहले चैप्टर में। लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट दे आर ऑलरेडी फेमिलियर कि एक एंगल मेजर करते हैं डिग्री में और एक एंगल मेजर करते हैं रेडियंस में। रेडियन स्मॉल आर के लिए से लिखते हैं वैसे हम तो प्रोमिनेंट या पहली दफा इंट्रोडक्शन के लिए कैपिटल आर से लिख दिया। तो डिग्री एंगल की एक यूनिट डिग्री होती है, एक रेडियन होती है। इनमें आपने याद रखना है ये वाला पार्ट कि 180 डिग्री रेडियन में, डिग्री में 180, रेडियन में पाई रेडियन के इक्वल होता है, राइट। अब आप आगे कॉमन सेंस रख लीजिएगा कि जो 90 है वो इसका 180 का हाफ है, तो इसी तरह 90 को रेडियन में क्या करेंगे, पाई का हाफ कर देंगे। 360 को डबल है इसका 180 का, तो इसका डबल, वो रेडियन में भी इसका डबल हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। इस तरह ना आपने अगर 60 का एंगल करे तो 60 एंगल होता है 180 डिवाइडेड बाय 3, तो रेडियन में 180 क्या होता है, पाई ओवर डिवाइडेड बाय 360 हो जाएगा। पाई को 180 समझे, 45 डिग्री क्या होगा, पाई 180 डिग्री होता है ना, पाई रेडियन, तो 180 को 4 पे डिवाइड करें 45 आ जाएगा। इस तरह 270 90 का 3 टाइम्स है ना, तो 90 है पाई ओवर 2, तो 270 क्या हो जाएगा, 3 पाई ओवर 2, राइट। अच्छा बेटा ये एक डिफरेंट यूनिट्स है, आप डिग्री में भी बता देंगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन थोड़ा सा ना आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा यूज टू हो जाए। रेयान, डू यू नो दिस, यू हैव मैथमेटिक्स विद यू? जी सर, आई टेक मैथमेटिक्स। एंड व्हाट अबाउट हाजरा, आपका मैथ्स है बेटा? नहीं सर, ओके बेटा, मैं यू हैव, बायोलॉजी। आपने इसको याद कर लेना, A2 में ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली आएगा। तो एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए डिग्री के अलावा अब हमारे पास एक और मेथड आ गया, रेडियन, और जो याद रखना है कि 180 डिग्री इज पाई रेडियन। अच्छा नाउ कमिंग बैक टू दिस, हम डिग्री में बात कर लें तो हर पॉइंट की पोजीशन को एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं फेज एंगल। अच्छा अब अगर आप नोट करो ये जो 90 वाला पॉइंट है हाईएस्ट पोजीशन पर है, तो बिल्कुल उसके काउंटर पार्ट तो नहीं कहेंगे, उसका कोरस्पॉन्डिंग एक और पॉइंट जो बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, तो पोजीशन को बताने वाला जो एंगल है उसे कहते हैं फेज। तो क्योंकि इन दोनों की पोजीशन सेम है ना, तो ऐसे पॉइंट को वी कॉल इन फेज पॉइंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इन फेज पॉइंट? which are having the same displacement and direction। जैसे ये लोस पॉइंट देखें और ये लोस पॉइंट, दे आर इन द सेम पोजीशन, तो दे आर सेड टू बी इन फेज। अच्छा एक वैसे नोट करने वाली बात है, एक इन फेज पॉइंट से उससे नेक्स्ट इन फेज पॉइंट तक जाने में ना अगर हम वेव के लॉन्ग जाएं तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। वो देखना जरा, ये हम यहां से आए तो क्वार्टर सर्कल, ये सेमी सर्कल है और फिर क्वार्टर, तो ये क्वार्टर और ये क्वार्टर मिलकर एक पूरा सेमी सर्कल और नीचे वाला सेमी सर्कल मिलकर तो एक राउंड, एक पूरा सर्कल कवर हो जाता है ना। सर्कल को कहते हैं राउंड या वन वेव। अच्छा आप नोट करें ये वाला ब्लू पॉइंट नजर आ रहा है और ये वाला, पता नहीं आपको ब्लू का कलर शायद चेंज, आपको ये पॉइंट, कैन यू सी दिस, और ये पॉइंट, तो अगर गौर करें इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाए तो पूरा एक सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कल बेटा, है ना। तो ये तो पूरा एक वेव कंप्लीट करते हैं ना सच पॉइंट्स, उनमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में पूरा एक सर्कल कवर हो जाता है, उन्हें कहते हैं दे आर इन फेज विद ईच अदर। अच्छा क्यों इन फेज क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से यहां जाने में एक सर्कल कंप्लीट नहीं हो, लेकिन इसके साथ ये वाला इन फेज है, हाँ यहां से यहां जाने में एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। आई होप ये एक दूसरे के इन फेज क्यों नहीं है, पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन में एक फर्क है। बस गैस करें कि इस पॉइंट की
डायरेक्शन में और इस पॉइंट की डायरेक्शन में क्या फर्क है? हमने ना इन फेज की डेफिनेशन में लिखा है इन फेज पॉइंट है जिनका डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से लेते हैं ना, वो तो दोनों का सेम है ना, एक ही लेवल पर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी सेम होनी थी, पर डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? उल्टा होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। जब ये वेव ऊपर जा रही होती है तो पार्टिकल नीचे आ रहे होते हैं। एक्चुअल में ये हमने थोड़ी देर बाद डिस्कस कर, जब वेव ऊपर जा रही होती है तो पार्टिकल्स नीचे होते हैं, वेव नीचे जा रही तो पार्टिकल्स कैसे, ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है, नो नीड टू वरी। तो डायरेक्शन का फर्क है, ये इन फेज क्यों नहीं है? डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, वो कौन ऊपर नीचे जा रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ना इतनी लंबी डिस्कशन में हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स जो एक सर्कल के डिस्टेंस पर है, एक वेव सर्कल को कहते हैं इन फेज, एक इन फेज पॉइंट से दूसरे इन फेज पॉइंट, तो ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस इन फेज पॉइंट से इस पॉइंट से उसके इन फेज पॉइंट, तो ये जो सीधा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर इन फेज विद ईच अदर। बेटा अगर आप लोगों ने वेवलेंथ की डेफिनेशन ये पढ़ी है क्रेस्ट टू क्रेस्ट, तो मुझे ये बताएं क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव वेव नहीं है? तो क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रेस्ट होते हैं? उसमें तो कॉम्प्रेशन होता है। तो फिर आप उसकी डेफिनेशन वेवलेंथ में जाकर क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव में कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन। लेकिन बेटा आपसे खाली पूछे थे डिफाइन द वेवलेंथ, अब आपको नहीं पता वो किसकी वेवलेंथ कह रहे हैं, ट्रांसफर वेव की कर रहे हैं कि, तो एक ऐसी डेफिनेशन जो हर एक पर अप्लाई हो जाएगी, दैट इज वो जो हमने यहां की है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आर इन फेज विद ईच अदर। और वेवलेंथ लेंथ है, सो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती। अच्छा, वेवलेंथ का सिंबल ये इन्वर्टेड वाई की तरह होता है, लेकिन इसको लैम्बडा बोलते हैं। वैसे टेक्निकली जो लैम्बडा है वो थोड़ा सा करली होता है, स्टाइलिश होता है, हम जल्दी में उसको ये वाई की तरह लिख देते हैं, लेकिन इट वर्क्स। तो वेवलेंथ क्लियर? जी बेटा, एनीबॉडी हैविंग क्वेश्चन? जी चलें, हाजिरा रेयान, शुड वी मूव ऑन? हुबिया? ओके। अच्छा बेटा जी, इसमें ना एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, एंड दैट इज एक लम्हे के लिए, नेसेसरी तो नहीं है लेकिन बहरहाल आपकी बेसिक्स हैं। आई होप यू कैन सी अनदर स्क्रीन। जी सर। जी बेटा, व्हाइट पार्ट। अच्छा। हुबिया कैन यू हियर? जी सर। जी क्लियर आ रही है मेरी आवाज? बेटा आई होप यू कैन सी दिस इज अ ट्रांसवर्स वे। तो ये उसमें हाईएस्ट पीक से हाईएस्ट पीक से वेवलेंथ है, यहां से यहां भी एक वेवलेंथ है, राइट? तो एक क्रेस्ट से एक क्रेस्ट तक वेवलेंथ है, क्रस्ट टू क्रस्ट इज वेवलेंथ। लेकिन एक क्रस्ट से एक ट्रफ तक डिस्टेंस को व्हाट डू वी कॉल? ट्रफ होता है दो क्रस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है ना, तो क्रस्ट टू क्रस्ट अगर वेवलेंथ है तो क्रस्ट टू ट्रफ विल बी हाफ वेवलेंथ, राइट? अच्छा, ये जो ब्लैक सी मैंने लाइन बनाई हुई है, ये है क्रस्ट से इस ट्रफ तक का डिस्टेंस, ये कितना होगा? 1.5 वेवलेंथ। अगर हम यहां से बिल्कुल एंड तक चले जाएं तो कितनी वेवलेंथ आ जाएगी? 1 2 3। ये है प्रॉपर शेप में जो वेवलेंथ है। डेफिनेशन में क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो ग्राफ में से हमने निकाले। इनफेस पॉइंट कहां है? ग्राफ के ऊपर। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये वेव है, ग्राफ नहीं है, तो इसमें वेवलेंथ क्या होगी? कंप्रेशन टू
कॉम्प्रेशन, एक कॉम्प्रेशन से नेक्स्ट कॉम्प्रेशन तक, या एक रेयर फ्रैक्शन से नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन तक। अच्छा, कंप्रेशन टू कंप्रेशन वेवलेंथ है, तो कंप्रेशन टू रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, दो कंप्रेशन के बिल्कुल मिडल में होता है, इस तरह दो रेयर फ्रैक्शन के मिडल में बिल्कुल कंप्रेशन है, दिस विल बी हाफ वेवलेंथ। और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, कंप्रेशन टू कंप्रेशन 1 2 एंड हाफ, 2.5 वेवलेंथ, 2.5 वेवलेंथ, राइट, क्लियर। अच्छा बेटा जी, नाउ let us move to the ये ओ लेवल वाली एक चीज थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अब वापस कमिंग बैक टू ओवर, आई होप स्क्रीन इज चेंज नाउ, यू कैन सी द स्क्रीन। रयान, स्पीड ऑफ द वेव एक डेरिवेशन है बेटा, किसी भी चीज की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। लेट्स से एक वेव इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कितना, 1 वेवलेंथ। अच्छा, 1 वेवलेंथ का मतलब वेव्स लेंथ, एक वेव की लेंथ, लेंथ इज द डिस्टेंस, यानी एक वेव जितना डिस्टेंस कवर किया, 1 वेव, 1 वेवलेंथ मींस 1 वेव। तो अगर एक वेव इतना डिस्टेंस करती है 1 वेवलेंथ, तो एक वेव का डिस्टेंस हो गया ना, एक वेव का टाइम पीरियड नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी चीज की स्पीड है, इवन वेव, फॉर्मूला बेसिक वही है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर एक वेव इतना डिस्टेंस कवर करती है, यानी 1 वेवलेंथ, 1 वेव्स, वेवलेंथ मींस 1 वेव्स लेंथ, 1 वेव, तो एक वेव का डिस्टेंस, तो एक वेव को पास होने का जो टाइम है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो बेटा ये लैम्डा ओवर टी है, जैसे मैथमेटिकली 2/7 को अगर हम लिखते हैं 1/7 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करने से आंसर रिमेन्स, तो बेटा ये 1/t को लिख सकते हैं 1/t टाइम्स लैम्डा। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 1 टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इस तरह बेटा हमारा वेव का फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, राइट, क्लियर, याद रहेगा। ओके, ये है हाउ द फॉर्मूला इज ड्रिवन। अब ना वेव पर आ जाते हैं, एक चीज जो आपने याद रखनी है और उसका एविडेंस ऊपर बना हो, वो क्या है बेटा, कि लेट्स से ये हमारे पास एक वेव है, ग्राफ है ये वेव का बस, ठीक है। अच्छा, एक ना छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैं देखता हूं कॉमन सेंस इज नॉट ऑल्दो वेरी कॉमन। यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू क्या बताएगी, बेटा ये जो वैल्यू है, तो आई एम आस्किंग अबाउट यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू। तो यहां एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है ना, तो ये बताएगी एक वेव का टाइम, दिस इज टेलिंग। और ये है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ पर मैंने कोई मतलब वेवलेंथ मैंने यहां क्यों नहीं ड्रॉ किया, शेप तो वही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो वेवलेंथ का काउंटर पार्ट है, क्योंकि वहां एक्स एक्सिस में टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम में, तो वो टाइम पीरियड बताएगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में वो वेवलेंथ बता रहा होता है, कैन यू रिमेंबर। तो बेटा आपने देखना है ना, कोई आपसे पूछे ना कि यहां से इधर से लेकर इधर तक की वैल्यू में यहां होती किसकी वैल्यू है, टाइम की है, तो दैट विल बी टेलिंग यू द टाइम पीरियड, कैन यू रिमेंबर। ओके, अच्छा बेटा अब ना एक चीज आपने याद रखनी है और उसका एविडेंस इसके बाद होगा, वो क्या, कि ये जो वेव जा रही है ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है, वेव नहीं कहीं ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो जिस पार्ट में ग्राफ राइज कर रहे हैं ना, पार्टिकल्स डाउनवर्ड मूव हो रहे हैं,
एविडेंस आपको अगले डायग्राम में पता चल रहा है। और जब ये पार्ट में ग्राफ नीचे जा रहा है यहां तक पार्टिकल्स, फिर ग्राफ राइज कर रहा है लेकिन पार्टिकल्स की डायरेक्शन, अच्छा ये कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्पीड या वेलोसिटी कैसे पता चलती है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन स्टीपनेस। गौर से करो, यहां स्टीपनेस सबसे ज्यादा नहीं है इस पॉइंट पर, आगे स्टीपनेस क्या हो रही है? तो स्टीपनेस क्या बताती है वैल्यू? स्पीड। इसलिए आपने नोट करना है कि ग्राफ में यहां जितने भी एरोज है ना सेंटर में, वो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े एरो बता रहे हैं, जितना एरो बड़ा है स्पीड उतनी, यानी यहां सेंटर पे स्पीड इज द फास्टेस्ट। और जहां मैंने कोई एरो लगाया नहीं है, यहां ग्रेडियंट क्या होता है? ये पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब नीचे जा रहे हैं तो यहां स्टीपनेस ज्यादा है, यहाँ एरो सबसे बड़ा है। तो जहां एरो स्मॉल है स्पीड स्लो है, तेज इंक्रीज हो रही है, फिर फास्टेस्ट के बाद स्लो होने लग जाती है, फिर स्पीड क्या हो जाती है? जीरो। कैन यू रिमेंबर? तो अभी हमने याद क्या रखना है, जब ग्राफ राइज कर रहा है तो एक्चुअल पार्टिकल्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड। लेकिन क्या एविडेंस क्या है, अब वो देखते हैं। याद क्या रखना है? ग्राफ राइज कर रहे हैं तो पार्टिकल्स आर मूविंग डाउनवर्ड। ग्राफ जब फॉल कर रहे हैं तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन अपवर्ड। तो जब भी सेंटर पर होंगे हमारी डायरेक्शन स्पीड जो सी होगी वो फास्टेस्ट होगी, ठीक है। ग्राफ फॉल कर रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्राफ राइज कर रहा है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फास्टेस्ट है। और जब भी हम पीक पर होंगे तो वहां स्पीड क्या होगी? स्लोस यानी जीरो। सिंपल। अब इसका एविडेंस क्या है जरा आप देखेंगे। देखो बेटा जी, आई होप यू कैन सी दिस ग्राफ। ये आपको एक वेव नजर आ रही है, वेव का ग्राफ है। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें, ये ग्राफ नहीं वेव है, ये ओरिजिनल वेव नजर आ रही। और ये वेव ट्रैवल कर रही है, तो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? लेफ्ट से उसकी डायरेक्शन ये है। अच्छा, अगर एक गाड़ी ट्रैवल इधर कर रही है तो इधर थी, तो थोड़ी देर के बाद अब वो आगे पहुंच जाएगी ना थोड़ी। इसका मतलब अगर वेव ट्रैवल कर रही है इधर को, तो इट मींस जो ये वेव हमने बनाई थी, ये बनी हुई है पहले, तो थोड़ी देर के बाद वो वेव थोड़ी आगे चली जाएगी। तो वो जो आगे जाएगी ना, वो वेव डॉटेड से मैंने रिप्रेजेंट की। कैन यू सी? बाकी वो थोड़ी वेव आगे है उससे। ये डिफरेंस नजर आ रहा है? जो डॉटेड वाली वेव है थोड़ी सी, वही वेव समझो आगे चली गई, है ना। अच्छा, अब आपने नोट करना है वो वेव आगे चली गई है, ये पीछे से भी हमने डॉटेड बना दिया पाथ। तो ओरिजिनल वेव पे जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं? वो आगे पीछे नहीं जाते, वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। पार्टिकल कैसे मूव करते हैं वेव में? वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, वो इस तरह पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। मींस ये जो पार्टिकल यहां था, फ्यूचर में वो यहां होगा, तो उसकी डायरेक्शन यानी फ्यूचर में इधर पहुंचने का मतलब वो किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। यानी जब वेव में ग्राफ राइज कर रहा है, पार्टिकल की डायरेक्शन, अच्छा अब आप इधर देखेंगे ये वाला पॉइंट, ओरिजिनल वेव में ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है, वेव का ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन फ्यूचर में अब ये डॉटेड वेव आएगी तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे, वो यहां से यहां पहुंच गया है, तो वेव का ग्राफ नीचे जा रहा है लेकिन वो किधर जा रहा है? ऊपर। कैन यू रिमेंबर? विल यू? तो क्या याद रखना आप लोगों ने? सिमिलर यू कैन डिस्कस विद अदर कि जब भी वेव में ग्राफ ऊपर जा रहा होता है पार्टिकल की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, ग्राफ फॉल कर रहा है नीचे जा रहा है पार्टिकल की डायरेक्शन। और जब भी वो डिस्प्लेसमेंट जीरो के यानी मिडिल में होगा तो वहां फास्टेस्ट होगा, पीक पे जाकर चाहे हाईएस्ट है लोएस्ट है जीरो, सेंटर पे हमेशा फास्टेस्ट होगा। नीचे जाते हुए ग्राफ में वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल, ऊपर जाते हुए ग्राफ में वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। कैन यू रिमेंबर? बेटा कल नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह फ्राइडे को होगा, उसमें ये लेसन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। राइट रेयान, हुबिया, समझ आएगा कुछ बेटा? जी सर।